कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो चाहों से मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कम वक्त तूने। वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूँ पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। नमस्कार दर्शकों, मैं दिनेश गौतम। आज स्पेशल गेस्ट की इस कड़ी में हमारी खास मेहमान वरिष्ठ साहित्यकार रश्मि वैभव गर्ग जी हैं। साहित्य जिनकी यात्रा और साहित्य को देखने का नजरिया अलग ही है। शब्दों का सही उपयोग एक जादूगरी से कम नहीं है। ऐसी शख्सियत रश्मि जी आज आपके बीच में है। यूँ कहा जाता है कि दर्द ही कविता को जन्म देता है, और इनकी जो साहित्यिक यात्रा है यह भी बड़ी अनूठी है। इन्हीं के मुंह से इनकी जुबानी हम सुनेंगे। आइए बात करते हैं रश्मि वैभव जी से। जीवन कभी सम नहीं चलता, सुख दुख जीवन के हिस्से हैं। कठिन समय में अस्तित्व की खोज ही जीवन है। भावों का जो शब्द दे वो लेखन है, शब्दों को जो सुर दे वो गायन है। मूक भाषा जो समझ ले वो प्रेम है। चुनौतियों में जो हंसते वो जीवन है। ये भाव मैडम आपने कहाँ से अपने पाठकों के बीच में लेकर गई? मैं जो भी लिखती हूँ अपनी भावों में डूब कर लिखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी संवेदनाएं पाठकों तक पहुँचे और वही संवेदना उनके अंदर जागृत हो। तो इस तरह से जो मेरे अंदर भाव आते हैं वही मैं अपनी लेखनी में उतारती हूँ। रश्मि जी, आप विज्ञान की विद्यार्थी रही। जी हाँ। यानी हिंदी साहित्य कहीं आपके सामने आकर भी नहीं छू सका। हाँ। फिर आपने अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई की। हाँ, लेकिन इस हिंदी साहित्य की तरफ कैसे रुख आपका रहा? हिंदी मेरा बचपन से ही हिंदी साहित्य में रुझान था। मैं पहले जब बचपन में काफ़ी साहित्य पढ़ा करती थी, जो उस समय प्रचलित थे, शिवानी और भी जो भी कहानियाँ आती थी और भी साहित्य पढ़ती थी। तो रुझान तो मेरा बचपन से ही था, लेकिन लिखती कुछ खास नहीं थी। कभी कभी 2-4 लाइनें लिख भी लेती थी। फिर जब बच्चे बड़े हुए तो मुझे लगा कि मेरी साहित्य में रुचि है, इसको कुछ समय देना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी रुचि अनुसार ही, मतलब बचपन से ही था बीज, बट वो समय के साथ उसमें वो मेरी कला बाहर आई। मैंने अपने आप को समझा। रश्मि जी, आप एक तरह से देखा जाए तो मौन साहित्यकार नजर आती हैं, क्योंकि आप कई मंचों पे नहीं नजर आती। उसके बावजूद आपका जो साहित्य देश भर की पत्रिकाएं उन्हें स्थान देती हैं। कैसे लगता है आपको जब वास्तव में एक साहित्यकार की जो यात्रा का शुभारंभ होता है? तो जी हाँ, ये सही है कि मैं काव्य गोष्ठी वगैरह में ज़्यादा नहीं जा पाती हूँ, न के बराबर ही जाती हूँ, और लेखन कार्य घर पे ही करती हूँ। और देश मतलब पत्र पत्रिकाओं में रचना प्रकाशित होती हैं, तो मैं मतलब सोचती हूँ कि मेरे लिए यही सही है और इसमें ही मुझे अच्छा लगता है। जी रश्मि जी, आपके साथ जो एक कठिन दौर था वो वास्तव में किसी के साथ नहीं आना चाहिए, जिसमें आपने सब कुछ खोया, और यानी शब्दों को दर्द के साये में रखकर उसको आप ऊपर लाई, और एक आपने उसको पुस्तक के रूप में लाई समाज के सामने। कैसा दौर था उस समय का आपका? जी हाँ, मैंने एक तरह से नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की थी। मैं कोरोना में मेरे सास और पति दोनों नहीं रहे, तो उसके बाद मेरे लिए जीवन का सर्वाइवल ही मुश्किल हो गया था। तो साहित्य की किरण मेरे जीवन में आई, जिससे मुझे एक नई दिशा मिली, और मैंने अपना मतलब अपनी जो भी मेरे अंदर भाव थे, जो भी मेरे अंदर
दुख था वो अपनी लेखनी से उतारा और धीरे धीरे वो सफ़र आगे बढ़ता गया और लोग बाग जुड़ते गए। मैं भी उसकी गहराइयों में उतरती गई और मैंने भी साहित्य की विधाओं को अच्छे से जाना और लेखन कार्य में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देना शुरू कर दिया। जी तो वो मेरे जीवन में एक रोशनी की तरह है साहित्य। बिल्कुल। रश्मि जी, लेखन में जीवन लिखती हैं आप जी हाँ। और अध्यात्म इनके लेखन का प्रमुख आधार है। हाँ जी, ये सच है? बिल्कुल। क्या लिखा आपने वास्तव में? दरअसल मेरा जो भी लेखन होता है तो मैं अपने इर्द गिर्द के पात्रों से प्रभावित होकर ही लिखती हूँ। तो मेरे जो लेखन के पात्र होते हैं, जो कहानियों के पात्र होते हैं, वो मेरे आसपास के लोग ही होते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं लेखन में जीवन तलाशती हूँ। अपनी लेखनी के द्वारा मैं लोगों को जीवन को लिखना चाहती हूँ। जो जीवन के अनकहे पहलू हैं उनको मैं अपनी लेखनी से लिखना चाहती हूँ और उनकी भावनाओं को छूना चाहती हूँ, उनकी संवेदनाओं तक पहुँचना चाहती हूँ। इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ लेखन में जीवन तलाशती हूँ और अध्यात्म मेरा पसंदीदा विषय है। अध्यात्म में पढ़ती भी हूँ और उस रचनाओं के द्वारा आध्यात्मिक संदेश भी पहुंचाना चाहती हूँ। जी रश्मि जी, आपकी जो पुस्तक आई थी अंतर रश्मियाँ, जी हाँ। उसको मैंने पढ़ा, बहुत गहराई से पढ़ा। हाँ जी। और बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। आपने उस पुस्तक को लिखा लेकिन प्रकाशन जो हुआ वो कहीं दूसरी जगह से हुआ, क्या वाकया था? दरअसल वो उस समय मेरा एक सपना था कि मेरी भी बुक प्रकाशित हो। जी तो इंक पब्लिकेशन ने एक मुहिम चलाई थी, 100 बुक का मैटर उन्होंने सिलेक्ट किया था। जी तो मैंने ऐसे ही ट्रायल बेस पे भेज दिया था और मेरा वो छोटे छोटे लेख थे तो वो उसमें चयनित हुआ था। तो इस तरह से वो किताब मेरी प्रकाशित हुई थी। कैसा लगा था उस समय जब आपकी पुस्तक पाठकों के बीच में आई? क्योंकि लेखन जब भी सार्थक होता है जब समाज के सामने यानी पाठकों के सामने वह कुछ देकर जाए। बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा लगा था क्योंकि लेखन केवल शब्दों का ही खेल नहीं होता, जी उसमें अपनी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं। जी तो लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि हमारी विचारों को स्वीकृति मिल रही है और जब लोग सराहते हैं तो अपन और अच्छा लिखने के लिए प्रेरित होते हैं। जी रश्मि जी, यूं कहें कि साहित्य ही वो माध्यम है जो एक दूसरे को जोड़ कर रखता है, बिल्कुल। सही गलत का मर्म समझा कर। यही चीज आपने अपने साहित्य में परोसी है, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ जी। आपने किन किन विधाओं में अपनी साहित्य यात्रा शुरू की? मैं लेख जी और कहानी लिखती हूँ, कभी कभी कविताएं भी रचती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर तो लेख और कहानी लिखती हूँ और कहानी में अपने आसपास के लोगों के जीवन पर आधारित ही लिखती हूँ। जी और कहानियाँ जो होती हैं वो एक लोक जीवन की धड़कन होती हैं। बिल्कुल। उसके जो पात्र होते हैं वो ऐसे उन कहानियों में उन पात्रों के जरिए हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को का जीवन लिख पाते हैं। जी और कहानी अच्छी वही होती है जिसमें पाठक ये सोचे कि वो उस कहानी का हिस्सा है। जी तो मैं वही कोशिश करती हूँ। जी रश्मि जी, आपकी रचना हो दर्शकों को आप सुनाएं। वो कविता मैंने सैनिक की अर्धांगिनी, उस कविता का शीर्षक है। अच्छा। और जब सैनिक सीमा पर खड़े रहते हैं तो जी उसके अर्धांगिनी के मन में क्या विचार चल रहे होते हैं उसको लेकर एक कविता लिखी थी। बिल्कुल सुनाएं। कदाचित साथ रहना हमारी नियति नहीं है, कदाचित साथ रहना हमारी नियति नहीं है, पर तुम्हारे दीर्घायु होने की कामना मेरे अधिकार क्षेत्र में है। शायद युद्ध लड़ना मेरी परिणति भी नहीं, पर अनेकों युद्ध चलते हैं मन के भीतर जब तुम सीमा पर खड़े रहते हो। काश मैं तुम्हारी जगह होती और तुम मेरी जगह, काश मैं तुम्हारी जगह होती और तुम मेरी जगह, तो देख पाते मेरे मन की रणभूमि को, जहाँ नित नए संग्राम जीतती हूँ, नित नए संग्राम हारती हूँ। सोचकर तुम्हें तिरंगे के अंदर अर्धांगिनी हूँ, पर शायद मन से पूर्णांगी हूँ। साथ खड़ी हूँ सीमा पर लहराते तिरंगे के साथ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता आपने दर्शकों तक पहुंचाई। रश्मि जी,
आपकी जो कई लघु कथाएं देश भर की पत्र पत्रिकाओं में छपती है, कई मैंने पढ़ी भी है। मैंने एक श्राद्ध जिसका शीर्षक था, हाँ जी। वह लघु कथा मैंने पढ़ी और वास्तव में एक सीख देने वाली थी। क्या था उसका आशय? हाँ जी, वो लघु कथा, जो श्राद्ध लघु कथा थी जी उसमें मैंने यही बताया है कि हम जो जीते जी सेवा करते हैं वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। श्राद्ध मरणोपरांत हम श्राद्ध के रूप में जो भी करते हैं वो सिर्फ खुद की संतुष्टि है। जी तो उस लघु कथा के जरिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो सेवा हम अपने बुजुर्गों की या जो भी है उनकी जीते जी करेंगे वही सार्थक है। जी। इस कथा में आपने जो सास का वो दिखाया था, हाँ जी, उसका बहुत ही अच्छा है। क्या था वो? उसमें यही था कि सास का श्राद्ध था, तो बाबूजी खाना, उनके ससुर जी खाना मांग रहे थे बहू के। तो वो बहू पहले तो ये सोचती है कि ब्राह्मण के आने के बाद ही खिलाऊंगी मैं। जी फिर लेकिन उसकी स्वचेतना जागृत होती है, वो सोचती है कि ब्राह्मण के आने के चक्कर में मैं अपने जीते जी ससुर को, ब्राह्मणी के आने के चक्कर में जी जीते जी ससुर जी उनको भूखा रख रही हूँ। तो इससे बेहतर है जो सामने है उनको ही आत्मा तृप्त किया, उनको समय पर भोजन दिया जाए। जी। तो ये संदेश इस लघु कथा के नहीं, माध्यम से बहुत सुंदर संदेश था। वास्तव में बहुत अच्छा आपका जो लघु कथा का शीर्षक था वो भी बहुत ही सुंदर था। रश्मि जी, आपकी जो पुस्तक कौन कौन सी आ चुकी? मेरी 2 पुस्तकें आ चुकी हैं। एक तो प्रतिबिंब जो कि भाव संग्रह है, जी और नहीं, एक तो अंतररश्मि है जो भाव संग्रह है, जी और दूसरी प्रतिबिंब जो कहानी संग्रह है, और तीसरी किताब मेरी प्रकाशाधीन है जो कविता संग्रह है। जी। आपने अब तक कितनी कविताएं और लघु कथाएं संकलित कर चुके हैं आप? मैंने करीब 100 कविताएं लिख ली हैं, जी और लघु कथा और कहानी मिलाकर के 50 हो गई हैं। और मैं आजकल लेख मतलब मुझे अच्छा लगता है, जी क्योंकि लेख में मैं अपने खुद के विचार रख पाती हूँ बिल्कुल। समसामयिक घटनाओं पर। तो वो भी मेरे करीब 15 लेख मैं लिख चुकी हूँ, जी बड़े लेख जो होते हैं। जी। रश्मि जी, जब ये यानी आप को यूँ कहूँ कि इतना व्यस्त समय आपका है, क्योंकि बच्चों को संभालना, नौकरी करना, उसके बाद भी साहित्य सृजन में गहरी अभिरुचि आपकी है, कैसे संभव हो पाता है ये सब करने? देखिए, समय मैनेज करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, जी क्योंकि मेरे पास घर की भी और जॉब भी करती हूँ मैं, जी और मेरे ससुर जी भी हैं बुजुर्ग। तो लेकिन मैं वो समय प्रबंधन से ये सब कर पाती हूँ। जी मैं पहले प्राथमिकता फिक्स करती हूँ, तो उसमें मैं नौकरी और घर को ज़्यादा प्राथमिकता देती हूँ। फिर अपनी जो रुचि है उसके लिए खाली समय में उसके लिए मैं अपना समय निकालती हूँ। जी। हमने सुना है रश्मि जी आप संगीत प्रेमी भी हो। जी हाँ, संगीत। यानी सब में आप में विशेष गुण रखती हो आप। हम्म, कैसे संगीत का कैसे आपको शौक रहा? संगीत का मुझे बचपन से ही शौक है। मैंने हारमोनियम भी सीखा था, जी और थोड़ा-थोड़ा गुनगुनाने का भी शौक है, ज़्यादा तो नहीं। पर हाँ, संगीत मेरे तनाव को भी हटाता है और मुझे अच्छा लगता है। जी। आपकी यात्रा मध्य प्रदेश संबलगढ़ से शुरू होकर कोटा में आपकी शादी हुई। हाँ जी। तो शादी के बाद साहित्यिक जो आपका प्रेम था, साहित्य प्रेम, वह आपके अंदर था या बाद में ये चीज सामने आई? मेरा साहित्य प्रेम बचपन से था, जी लेकिन शुरू में शादी में कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां और बच्चे छोटे थे, तो समय नहीं मिल पाता था। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हुए, मुझे जब समय लगा, मिलने लगा, तो फिर मेरी जो खोई हुई रुचि थी वो वापस, मतलब मुझे लिखने का मन होने लग गया, साहित्य की ओर वापस मेरा रुझान होने लग गया। जी। आज कैसा लगता है आपको ये सब लिखकर? कितनी मतलब रोज लिखने का अभ्यास है या समय देखकर इसे आगे बढ़ाती है आप? मैं अमूमन रोज लिखती हूँ। जी लिखना मेरा पैशन है, मतलब मुझे लेखन मेरी रूह में बसता है, मुझे सुकून देता है। तो मैं थकी हुई भी लेखन लिखती हूँ, चाहे सुबह लिखूं या रात में लिखूं।
कुछ ना कुछ सृजन मैं रोज करती हूँ। जी, आपने आपके जो लेख हैं, लघु कथाएं, कविताएं, इन सब यानी देश भर के पाठकों के बीच पहुंचे हैं। आपको कई संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है। जी हाँ। कहाँ-कहाँ आपको सम्मान मिला और किन-किन संस्थाओं ने आपको नवाजा? मुझे कहानी विधाओं में ज़्यादा पुरस्कार मिले हुए हैं और मुझे अभी गृहलक्ष्मी की तरफ से गृहलक्ष्मी श्रेष्ठ कहानी में जी, पुरस्कृत किया गया था और मुझे प्रतिलिपि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जी, उसमें मेरी कहानी को पुरस्कार, केशवी कहानी को पुरस्कार मिला था। और मुझे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे काव्य कुमुद वगैरह, उनमें मिले हैं कुछ जी। पुरस्कार, और भी प्रतिष्ठित जैसे मेरी शैली वगैरह पत्रिकाओं में भी मुझे पुरस्कार मिले हैं। यानी महिला पत्रिकाओं में बहुत उन्हें हाँ, सराहा गया। आज जिंदगी जी, में भी मिला था। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जी। ये जो केस आप बता रही हैं, केसवी जो कहानी है, हाँ, इसका क्या भाव था मतलब उसके अंदर? केशवी कहानी की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जी, जी। तो मैं मतलब बेड पर थी, तो कुछ समय मैं थोड़ा-सा उदास हुई कि मुझे लगता था कैसे समय कटेगा। हुँ, तो उस समय में मैंने एक कहानी लिखी थी और इस कहानी का जो आधार है, जो इसका थीम है, वो मेरी एक सहेली के जीवन से प्रभावित होकर है। यानी यथार्थ है। यथार्थ है वो। जी, जी। हुँ। तो उसमें क्या मतलब भाव निकल कर आए पाठकों के बीच में? वो सामाजिक उस पर नारी चेतना की कहानी है। जी, उसमें एक जो इसकी नायिका है, उसकी शादी एक ऐसे पुरुष से हो जाती है जो अपने परिवार को ज़्यादा अहमियत देता है, उसकी भावनाओं को अहमियत नहीं देता है। जी, तो वो पहले पुरज़ोर कोशिश करती है कि मैं किसी तरह परिवार और अपने पति के साथ बिल्कुल। सामंजस्य बिठा पाऊँ। फिर वो बाद में विद्रोह करके दूसरी शादी कर लेती है। जी। रश्मि जी, जाते-जाते आप एक कविता और हमारे जी। दर्शकों को सुनाएँ। हाँ जी। मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ वो मुस्कान और आंसू उसका शीर्षक है। जी, जी। मुस्कान प्रतिनिधि है खुशियों की, मुस्कान प्रतिनिधि है खुशियों की, लेकिन छुपा लेती है सारे गम भी। बड़ी मासूमी से आंसू सूचक है दुख के, लेकिन खुशी में भी छलक आती है। दोनों ही बड़े जादूगर हैं जो कभी खुशी कभी गम का किरदार शिद्दत से निभाते। मुस्कान सहेज लेती आंसुओं से भी ज्यादा गम, और आंसू व्यक्त कर देते हंसी से भी ज्यादा खुशी। है ना विरोधाभासी? जी। रश्मि जी, आपकी जो साहित्यिक यात्रा है, यह क्या अनवरत जारी रखना चाहोगी? जी हाँ, मैं इसको बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, तो मैं इसको और हमेशा जारी रखना चाहती हूँ और इसकी बारीकियों को समझना चाहती हूँ। जो मेरी कमियाँ हैं उनको भी सीखना चाहती हूँ। जी, उनसे नया और अच्छे से अच्छा सृजन करना चाहती हूँ, जी, जिससे मैं अपने पाठकों को अच्छे संदेश दे पाऊँ, जो उनके दिमाग पर, उनके जीवन में अच्छा प्रभाव छोड़े। जी। ऐसा माना जाता है रश्मि जी कि कोई भी जो चीज़ लिखी जाती है कागज़ पर, उन्हें जाँचने के लिए एक गुरु की भी आवश्यकता होती है। तो हाँ जी। आपने भी कोई किसी को एक गुरु के रूप में माना या बड़े साहित्यकारों को पढ़ा, कैसा आपने इसमें शामिल किया? हाँ, मैंने बड़े साहित्यकारों को पढ़ा, उनकी रचनाओं से उनके लेखन की गहराई जानी। जी, उसमें शिवानी मेरी बहुत पसंदीदा लेखिका हैं और ओशो का साहित्य भी मैं पढ़ती हूँ क्योंकि मेरा रुझान अध्यात्म की तरफ है। तो ओशो से मैं आध्यात्मिक प्रेरणा लेती हूँ और शिवानी जी से लिखने की स्किल्स सीखती हूँ। जी। आप मौन साधक के रूप में पाठकों के बीच में जी। हैं। तो क्या ये मौन साहित्यिक यात्रा रहेगी या कभी मंचों पर भी आपका रुझान रहेगा? क्या आप सोचती है मन में? नहीं, मैं अच्छी होती है काव्य गोष्ठियाँ, उसमें अपने जज़्बात और अपने एहसासों का आदान-प्रदान होता है, तो मैं सोचती हूँ जाना चाहिए। जी, अभी मैं थोड़ा-सा व्यस्त हूँ, तो लेकिन आगे मैं कुछ गोष्ठियों में ज़रूर जाना चाहूँगी। लोगों से जुड़ाव मुझे पसंद है, उससे अपन अनुभव भी आता है और अपने विचारों का भी आदान-प्रदान होता है। जी। ये थी इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार रश्मि वैभव गर्ग जी।
संबलगढ़ से इनका जीवन वहाँ बीता। शादी कोटा में हुई, लेकिन विकट परिस्थितियाँ इनके जीवन से जुड़ी रही, लेकिन उसको दूर करती हुई एक साहित्यिक यात्रा से अपने जीवन को सही राह पर ले जाकर पाठकों को एक ज्ञानवर्धक सामग्री परोस रही हैं। ऐसी साहित्यकार हैं जो मौन रहकर अपना काम करती है और समाज को एक सही दिशा प्रदान कर रही है। आज ये हमारे स्टूडियो पधारी। नमस्कार। नमस्कार।